हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। मेरी शादी को अभी कुछ ही अरसा हुआ है। मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मगर कुछ दिनों से मुझे अपने परिवार में बहुत कुछ गलत होता महसूस हो रहा था। मैंने ये बात किसी को नहीं कही क्योंकि मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल नई हूँ। अगर मैं किसी को कुछ भी बोलूँगी तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि मैं उनके घर की लड़की को बुरा कह रही हूँ। दरअसल मेरी ननंद कॉलेज जाती है। उसकी उम्र महज 18 साल है। वह घर भर की लाडली है। सब उससे बहुत ही प्यार करते हैं। इकलौती होने की वजह से उसकी माँ उसे सर आँखों पर बिठा के रखती है। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी तरह मालूम है, इसलिए मैं अपनी ननंद से ना तो उलझती हूँ और ना ही उससे कुछ कहती हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मगर कुछ दिनों से मुझे बहुत ही कुछ अजीब महसूस हो रहा है। जब भी मेरी ननंद कॉलेज से घर वापस आती तो वे बहुत ही ज़्यादा उलझन का शिकार होती है। बाल बिखरे हुए होते हैं, चेहरे पर भी बहुत ही परेशानी होती है और कपड़े भी कई सिलवटें मौजूद होती है। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगती है। वह फ़ौरन आते ही बाथरूम में घुस जाती है, जल्दी जल्दी नहाती है और फिर कपड़े धोने बैठ जाती है। घर के अंदर उसकी अम्मा ने कई बार उससे ये सवाल पूछ लिया कि तुम आधी रात को ही कपड़े क्यों धोती हो? पहले तो तुम ऐसा कुछ नहीं करती थी, मैं ही तुम्हारे कपड़े धोया करती थी, मगर अब तो तुम्हारे तौर तरीके बदल गए हैं। तो वह हंसकर ये बात कह देती कि पहले दो भाभी घर में नहीं थी, अब अगर भाभी की मौजूदगी में भी मैं अब काम आपसे करवाऊंगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए मैं अपने काम खुद करना चाहती हूँ। कॉलेज में इम्प्रेशन अच्छा पड़े, इसलिए मैं साफ़ सुथरी जाना चाहती हूँ। यही वजह है कि मैं रोज़ कपड़े धो रही हूँ, जबकि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप इन माँ बेटी की बातें सुनती रही। रात में मेरे पति आए तो मैं उनसे भी इस बात का जिक्र करना चाहती थी, मगर मैं चुप रही। मेरे दिल में एक डर था कि कहीं मेरे पति को मेरी बातें बुरी न लग जाए तो बेवजह हम दोनों के बीच नाराज़गी पैदा हो जाएगी। मैं भी इस बारे में सोच ही रही थी जब अचानक मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया था और मुझे अपनी तरफ ध्यान करते हुए बोले थे, क्या हो गया? मैं कब से आया हुआ हूँ और तुम अपनी ही सोच में मगन हो। कोई बात हो गई है? मम्मी या छोटी ने कुछ कहा है? जबकि मेरा दिल ऐसा महसूस होता था जैसे धड़कना भूल गया हो। मैंने फ़ौरन ही सिर ना में हिलाते हुए कहा था, नहीं नहीं, वे लोग भला क्यों मुझे बोलेंगे, मैं तो बस वैसे ही घर के बारे में सोच रही थी कि कल क्या पकाना है। आप बताइए, आपने आज सारा दिन क्या किया? मैं उन्हें फ़ौरन ही अपनी बातों में उलझा चुकी थी, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता, जब तक मैं किसी की बेटी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी। काफ़ी देर तक मैं अपने पति के साथ बैठी यहाँ वहाँ की बातें करती रही और फिर वे सोने के लिए लेट गए, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी ही ऑफिस जाना पड़ता था। मगर मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि अब ये बात मैं बहुत ही गहराई से सोचने लगी थी। मेरे लिए पति की इज्जत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर मेरी ननद कुछ गलत कर रही थी तो मुझ पर फ़र्ज़ था कि मैं उसे उस गलत चीज़ से रोकती, मगर मुझे डर भी था कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। कुछ सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर आई थी। अभी रात के 11 बज रहे थे जब मुझे पता चला था कि मेरी नंद देर रात तक जागती है। ये सोचकर मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मैं अभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती, उससे पहले ही मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं बिना दस्तक के ही अंदर चली जाऊँ। यही सोचकर मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी ननद अपने मोबाइल पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसने घबराकर मोबाइल बंद कर दिया और परेशान होकर बोली, जी भाभी, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आई है? उसके अंदाज में लड़खड़ाहट थी और चेहरे पर भी छोटे छोटे पसीने के कतरे आ चुके थे और चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मैं एक पल के लिए हैरान हुई कि वे इतना क्यों घबरा रही है। उसे देखते हुए मैं बोली, नहीं, वैसे ही मैंने सोचा कि तुमसे थोड़ी देर बातचीत कर लेती हूँ। सारा दिन तो पढ़ाई में व्यस्त रहती हो, अभी तो तुम फ्री हो। वे फ़ौरन ही हकला कर बोली, जी जी, बैठ जाइए, क्या बात करनी है, बोलिए। उसका अंदाज़ बहुत ही अजीब था, जो मुझे काफ़ी शक्की लग रहा था। मैं उसके पास ही बैठ गई और उसके कमरे को गौर से देखने लगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी, 26 साल की एक जवान औरत थी और जब भी शादीशुदा थी। मुझे लड़कियों के तौर तरीके बहुत ही अच्छे से समझ आ जाते थे
और इस उम्र में तो हर लड़की ही भटक जाती है। यही वजह थी कि मैं अपनी ननद पर थोड़ा गौर कर रही थी। मैं उसे देखते हुए सवालिया लहजे में बोली थी, एक बात पूछूं रानी? उसने सिर को हल्की झुंझलाहट में हिलाया था। तुम्हारे कॉलेज में लड़के होते हैं? मेरा यह सवाल उसे ठीक रखने पर मजबूर कर चुका था। वे फौरन ही घबरा कर बोली, क्यों भाभी, क्या हो गया? आप इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही है? मैं तो वे कुछ और कहती उससे पहले ही मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी। कुछ गर्ल्स कॉलेज होते हैं और कुछ सह शिक्षा कॉलेज भी। तो तुम कहाँ पर पढ़ती हो? उसने अपना लहजा संभाला और अब मुझे आराम से जवाब देने लगी। वे कहने लगी, हमारा सह शिक्षा कॉलेज है जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों मौजूद होते हैं। मैं फ़ौरन बोली, तो फिर तुम्हारी तो लड़कों से भी दोस्ती होगी, और होनी भी चाहिए। इस उम्र में तो हर किसी का दिल चाहता है कि मेरे लड़के दोस्त हो, मैं उनके साथ घूमूं फिरूं, खाऊं पीऊं। ऐसा ही है ना? मैं उसे देखते हुए बहुत ही संभालते हुए अपनी बात रख रही थी जब वे फ़ौरन ही बोली, भाभी मुझे नींद आ रही है, सुबह कॉलेज भी जाना है, तो मैं जल्दी सोना चाहती हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं सो जाऊँ? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था और यही मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। मैंने सिर को हल्की झुंझलाहट में हिलाया और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। मेरे बाहर आने के बाद भी उसके कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने दिल ही दिल में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैं इस तरह से रानी को बर्बाद होने नहीं दे सकती थी। वे महज 18 साल की थी और इस उम्र में लड़कियों के पास इतनी समझदारी और अनुभव नहीं होता। बहुत ही कम लड़कियां ऐसी होती है जो समझदार बन जाती है, लेकिन बहुत सी लड़कियां इस उम्र में ही भटक जाती है। और जितना प्यार और दुलार रानी को दिया जाता था, वे बहुत ही आराम से भटक सकती थी। यही वजह थी कि मैं उसकी फ़िक्र कर रही थी। बेशक अगर मैं ये बातें किसी से भी ससुराल वाले से या अपने मायके वाले में करती तो ये सब मुझे ही गलत कहते कि भाभी हो, तुम्हें इन सब चीज़ों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं मानती थी। बेशक मैं रानी की भाभी थी, मगर मैं उसकी बड़ी बहन भी बन सकती थी कि मेरा परिवार था, और अगर मेरे परिवार की ज़रा भी बदनामी होती तो ये बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मैं लिविंग रूम में ही बैठकर इस सिलसिले में सोचने लगी थी कि जब अचानक मेरी सास कमरे से बाहर आई थी। शायद वे किचन में जाने वाली थी, लेकिन मुझे लिविंग रूम में बैठा देखकर मेरे पास आ गई। मैं फ़ौरन ही घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। वे मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? तुम्हारी और राकेश की लड़ाई तो नहीं हो गई? मैंने सिर को ना में हिलाया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे नहीं मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर आकर बैठ गई हूँ। कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। वे सिर ना में हिलाते हुए बोली, अरे जाओ लेटो, आ जाएगी नींद, फिर सुबह तुम्हें सबसे पहले जागना होता है, घर के काम भी होते हैं। मैं तो बस पानी भरने आई थी, इसे भरकर कमरे में जाऊंगी। ये कहकर वे किचन की तरफ चली गई, जबकि मैं भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में आई तो मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने एक नज़र उनके चेहरे पर डाली और चुपचाप उनके पहलू में लेट गई। रात को कतरा कतरा कर बीतती चली गई। मैं कब सोचते सोचते गहरी नींद में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला था। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। मेरे पति 8 बजे तक ऑफिस चले जाते थे और यही समय मेरी नंद के कॉलेज जाने का भी होता था। मैं बाहर आई तो चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने फ़ौरन ही अपने बालों को जोड़े की शक्ल में बांधा और जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। मैं घर की सबसे बड़ी बहू थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी और मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं अपने ससुराल को अपना घर समझती थी। मैंने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता तैयार कर लिया और 8 बजे के करीब मेरे पति, ननद और देवर तीनों ही बाहर आ गए। मेरी सास और ससुर 10 बजे के करीब उठते थे। उन्हें कोई भी परेशान नहीं करता था। मैं जल्दी जल्दी इन तीनों को नाश्ता दिया और जबकि मेरे पति अपनी बहन को अपने पास बिठाकर बातें कर रहे थे, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। न जाने क्यों मुझे अपनी नंद बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं लग रही थी। मुझे दाल में बहुत कुछ काला महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से नाश्ता लगाकर उन सबको मेज़ पर आने के लिए बोल दिया। थोड़ी ही देर में वो सब नाश्ता करके अपनी अपनी मंजिलों के लिए निकल चुके थे। मैं वहीं बैठ गई थी और अब सुकून से नाश्ता करने लगी थी।
लेकिन मेरी सोचों का केंद्र मेरी ननद थी। एक पल के लिए मेरे दिल में एक ख्याल आया, मैं क्यों इस लड़की के पीछे इतना दिमाग लगा रही हूँ। मुझे पता है जब मैं कुछ इसके लिए कर लूँगी या फिर इसे कोई बुराई से रोकूँगी तो तब भी मुझे कोई फल हासिल नहीं होगा। सब यही बोलेंगे कि भाभी थी तभी ननद की टो में लगी रही। मगर फिर भी मैंने ये सोचकर सर झटक दिया कि मुझे लोगों के सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ननद को बचाना है। काफ़ी देर तक मैं इसी बारे में सोचती रही और फिर बर्तन उठाकर मैंने किचन में रख दिए। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैं बाहर आई तो मम्मी और पापा भी जाग चुके थे। मैंने जल्दी से उन लोगों के लिए नाश्ता तैयार किया और उनके आगे रख दिया। जब अचानक मेरे ससुर अपनी पत्नी को देखते हुए बोले, सरस्वती एक बात कहूँ। मैं उनके पास ही खड़ी हुई थी जब मेरी सास ने पहला कौर लेकर सिर को हल्की झुकार में सहमति दी। मेरे ससुर बोलने लगे, ज़रा अपनी बेटी पर थोड़ा ध्यान देना। जाने क्यों मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मैंने चौंक कर अपने ससुर की तरफ देखा था, यानी जो चीज़ मैंने महसूस की थी वो किसी और ने भी महसूस की थी, यानी मेरा शक गलत नहीं था। मेरी सास एकदम हड़बड़ा कर बोली थी, क्यों, क्या हुआ, क्या मतलब है आपकी बात का। यकीनन वो मेरी मौजूदगी से थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, इसलिए मैं खामोशी से किचन में चली गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि इन दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन मैं इतना तो समझ गई थी कि मामला वाकई कुछ ख़राब है। मैं अब अपनी ननद के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। मैं भी देखना चाहती थी कि आज भी वो यही सब करेगी। पहले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, वो आती थी उसकी वही हालत हो रही होती थी, लेकिन जब उसने अपने कपड़े वगैरह धोने शुरू किए थे यही चीज़ मुझे ठिठकने पर मजबूर कर रही थी। मैं एक शादीशुदा लड़की थी और एक शादीशुदा लड़की इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाती है। करीब 2 बजे के बीच वो घर के अंदर दाखिल हुई थी। उसके पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, हालत बहुत ही बुरी हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, कपड़े भी बहुत ही ख़राब हो रहे थे। उसने अपना बैग सोफ़े पर रखा था और सीधा बाथरूम चली गई थी। मैंने अपने सर को हल्की झंझनाहट दी थी और कुछ सोचकर उसके बैग की तरफ बढ़ी थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस बैग के अंदर कुछ न कुछ हो, मगर मैं जैसे ही जिप खोलती उससे पहले ही मेरी सास कमरे से बाहर आ गई थी और मुझे देखते हुए बोली थी कि क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है, तुम रानी के बैग के पास क्या कर रही हो। मैंने हड़बड़ाकर उसके बैग को छोड़ा था और सर को ना में हिलाते हुए बोली थी, अरे नहीं मम्मी, मैं तो बस उसका बैग उठाकर कमरे में रखने के लिए ले जा रही थी, वे वॉशरूम गई है। जबकि उसकी मम्मी सिर को हाँ में हिलाकर वहीं मेरे बराबर में आकर बैठ गई थी। मैं बुरी तरह से हड़बड़ा चुकी थी, इसीलिए जल्दी से उसका बैग उठाकर उसके कमरे में छोड़ आई थी। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लग रहा था। अगर मेरी सास मुझे उसका बैग चेक करते हुए देख लेती तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचती। मुझे तो अभी भी उसी बात का डर था कि पता नहीं वे मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं बाहर आई तो मेरी ननद अपनी माँ की गोदी में सिर रख कर लेटी हुई थी। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसकी अम्मा उसके बालों में उंगलियां फेरकर उससे कॉलेज के बारे में पूछ रही थी, जबकि वे बिल्कुल निढाल होकर उनकी गोद में सिर रखकर गहरी नींद सो चुकी थी। मैं हैरान थी, वरना शुरुआत के दिनों में जब मेरी ननद कॉलेज से वापस आती थी तो बेशक बहुत ज़्यादा थकी हुई होती थी, लेकिन ज़रूरी खाना खाती थी, कपड़े बदलती थी, उसके बाद सबसे बातचीत करती थी, फिर कहीं जाकर वे सोने के लिए लेटती थी। लेकिन अब वे आती थी और कपड़े वगैरह बदल कर ऐसी सोती थी कि शाम के वक्त ही जागा करती थी। मेरी सास मुझे देखते हुए धीमी आवाज़ में बोली थी, तुम जल्दी से रानी के लिए कुछ हल्का फुल्का बना दो, उसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा थक जाती है। ये बोलकर वे उसके हाथ पैर दबा रही थी, जबकि मैं खामोशी से किचन में आकर उसके लिए कुछ हल्का फुल्का तैयार कर रही थी। मुझे अपनी ननद से बिल्कुल भी ना जलन महसूस होती थी और ना ही कुछ बुरा लगता था। मेरी नज़र में वे बिल्कुल छोटी बच्ची थी, मगर जब से उसकी हालत बदल रही थी मुझे अब चिंता सताने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। पूरा दिन उसी के बारे में सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पति से अपनी ननद की हालत का जिक्र करूंगी। बेशक मैं जानती थी कि उन्हें बुरा लगेगा और वे नाराज़ भी होंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी कोशिश करना चाहती थी। क्या पता इस तरह मेरी ननद की थोड़ी ज़िंदगी बेहाल हो जाए, क्योंकि मुझे उसकी ज़िंदगी भी अब खतरे में लगने लगी थी।
शाम के वक्त जब मेरे पति घर पर वापस आए तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उनके हाथ में काफ़ी फल वगैरह भी मौजूद थे। मैंने इत्मीनान का साज बाहर किया था कि मैं अब आराम से उनसे अपनी बातचीत कर लूँगी, क्योंकि अगर मर्द का मूड ठीक ना हो तो उससे कभी भी किसी भी गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, खास करके उसके घर वालों के बारे में तो कभी भी नहीं। खाना वगैरह खाने के बाद जब मेरे पति कमरे के अंदर चले गए तो मैं भी बहाने से कमरे के अंदर आ गई। वे अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे जब मैं तुरंत उनके करीब आकर उनके सीने से लग कर बैठ गई थी। वे मुझे हैरानी वाली निगाहों से देखते हुए बोले थे, क्या हो गया मैडम, आज तो आपकी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। मैंने सिर को हल्की झंझनाहट दी थी और उन्हें देखते हुए बोली थी, जब मेरे पति इतने खुश हैं तो भला मैं क्यों खुश ना हूँ, और वैसे आप इतने खुश क्यों हैं और इतने सारे फल वगैरह क्यों लेकर आए। वे फ़ौरन बोले थे, अरे नहीं, काफ़ी दिनों बाद रानी की कॉल आई थी। वे कहने लगी थी कि भैया मुझे फल खाने हैं। बस यही बात मुझे खुश कर रही थी कि मेरी बहन हमें कितना मान देती है, जो भी ख्वाहिश होती है मैं बेधड़क कह देती है। यही वजह थी कि मैं आज थोड़ा खुश हूँ। अपने पति के लहजे में मान देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी हुई थी। दिल चाहता था कि मैं खामोश रहूँ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की थी और अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने पति का हाथ थाम लिया था और उन्हें देखते हुए बोली थी, राकेश मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ शायद आपको मेरी ये बात बुरी लगे और आप मुझे इससे नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहती हूँ। आप बुरा नहीं मानना, लेकिन मेरी बात बहुत गौर से सुनना। मैंने एक लंबी सांस बांधी थी जब वे फ़ौरन बोले थे, अरे क्या हो गया जान, जो भी बात है मुझसे आराम से बता सकती हो, तो इसमें तामझाम बांधने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी और अहमियत रखने वाली लड़की हो। तुमने जितना मेरे लिए किया है कोई लड़की किसी के लिए नहीं करती। वे फ़ौरन ही खुश होकर बोले थे, जबकि मुझे मालूम था अभी कुछ ही पल बाद ये खुशी मन पड़ जाएगी, क्योंकि मैं बात ही उनकी बहन के बारे में करने लगी थी। मैंने अपना सिर झुका लिया था और धीमी आवाज़ में बोली थी, राकेश मुझे रानी के रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके ऊपर आपकी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। दरअसल मैं और कुछ कहती इससे पहले ही मेरे पति ने ज़ोर से मेरे हाथों को झटक दिया और मेरे चेहरे को देखते हुए गुस्से से बोले, खामोश हो जाओ और अपना मुंह बंद करके रखो। बेशक हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, मगर इन 6 महीनों में कुछ ही पल मैं बला भी सकता हूँ। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये सब तमाशा नहीं। मैंने पहली रात ही तुम्हें समझा दिया था कि मैं अपने घर वालों के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी, और ख़ास करके अपनी बहन के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए मेरी बहन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। पापा की तबीयत की खराबी की वजह से मैंने ही उसे बाप बनकर पाला है, इसलिए मैं अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। वे और कुछ कहते इससे पहले ही मैं उन्हें देखते हुए बोली थी, मेरी बात तो सुनो राकेश, मैं आपकी बहन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही। मैंने कुछ देखा है। उन्हें फ़ौरन ही मेरी बात को काट दिया था और एक बार फिर सख्त लहजे में बोले थे, मैंने कहा कि खामोश हो जाओ। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुझे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनना है। तुम्हें क्यों नहीं आ रही ये बात समझ? जिस तरीके से वे मुझे डांट रहे थे, मेरा दिल एकदम से सहम गया था। मैं बुरी तरह से हलकान हो गई थी और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी, अच्छा मैं चुप हो जाती हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं खामोश हूँ। ये बोलकर मैं फ़ौरन ही अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, लेकिन अब कमरे में रहना मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। मेरे पति अचानक ये गुस्से में आ गए थे, वरना इन 6 महीनों के दौरान मेरे पति ने कभी गुस्सा नहीं किया था। मैं बाहर आकर बैठ गई थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मेरे माता पिता ने शादी के वक्त मुझे एक ही बात समझाई थी कि कभी भी अपने पति के से ना उलझना। हमें तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए। बेशक हम तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ से अगर तुम्हारी डोली उठ रही है तो वहाँ से तुम्हारी अर्थी उठना चाहिए, लेकिन हम तुम्हें ये ज़रूर कहेंगे कि तुम्हें अपना घर बसाना है। हमें तुम्हारी तरफ से या दामाद जी की तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए। जबकि मैं भी इसी वजह से थोड़ी सी घबराई हुई थी।
मेरी मम्मी ने मुझे आखिरी वक्त में एक और बात समझाई थी कि कभी भी अपने पति के सामने उसके घर वालों की बुराई नहीं करना। ये बात उसको बहुत ही बुरी लगती है। अगर वो इस वक्त कुछ नहीं बोलेगा तो बाद में तुमसे ही इस चीज़ का ज़रूर बदला लेगा, इसलिए अपनी ज़बान को लगाम देना। यही वजह थी कि मैं खामोश हो गई थी और अब बुरी तरह से सहम चुकी थी। मैंने खुद को संभाला था कि मैं क्यों बेवजह अपने ससुराल की प्रॉब्लम में दखल अंदाजी कर रही हूँ। बेशक मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा भी अब यही परिवार है, लेकिन मुझे ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं किसी को अपना समझ रही हूँ तो वे मेरा अपना नहीं है। मुझे भी यहाँ आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। मुझे अपनी जगह बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे अभी बैठे थोड़ी देर ही हुई थी जब अचानक मेरे पति बाहर आए थे और मुझे इशारे से कमरे में आने का बोले थे, मगर मुझे अब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इसलिए मैंने वहीं खड़े होकर उनसे माफ़ी मांगी थी और मैंने कहा था मुझे इल्म नहीं था कि आपको बुरा लग जाएगा। मगर वो फ़ौरन ही मेरे करीब आए थे और उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया था और सिर को ना में हिलाकर मुझे कमरे के अंदर ले गए थे। उनका गुस्सा लहजा मुझे लम्हे में ही सहमने पर मजबूर कर चुका था। मैं भी अपने घर की लाडली थी और एक लौती बेटी थी, इसलिए किसी ने मुझसे इस टोन में बात नहीं की। यही वजह थी कि मैं थोड़ा डर चुकी थी। वो मुझे देखते हुए बोले थे, देखो सोनिया, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं कभी भी अपनी बहन या माँ या भाई से के बारे में नहीं सुन सकता। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जबकि मैंने सिर को झुका लिया था और सिर को हाँ में हिलाई थी। वो आगे बोले थे, अच्छा मुझे बताओ तुमने क्या महसूस किया है? क्या रंग ढंग मेरी बहन में बदल गए हैं? मैं जानता हूँ तुम उसे अपनी छोटी बहन ही समझती हो और उसका इतना ही ख्याल रखती हो, लेकिन फिर भी इस तरह के शब्द तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। यही वजह है कि मुझे थोड़ा बुरा लगा और वो कहते हुए इससे पहले ही मैं बोली थी, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। जब तक मेरे हाथ में सबूत नहीं आ जाएंगे मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। बस इतना ज़रूर कहूँगी कि आपकी अपनी बहन पर थोड़ी नज़र रखें। वो बहुत छोटी और नासमझ है। इस उम्र में लड़कियां बहक जाती है। मैं 26 साल की हूँ, मुझे ये सब मालूम है। बस मैं यही बोलना चाहती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपको मेरा अंदाज़ या मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं था कि मैं आपका दिल दुखाऊं। मैं फ़ौरन ही उनके राज़ी करने लगी थी, जबकि वो मेरे चेहरे पर हाथ रखते हुए बोले थे, अच्छा ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा, तुम आराम कर लो। ये बात बोलकर उन्होंने मुझे बिस्तर की तरफ इशारा कर दिया था। मेरे पति बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। अभी तक उन्होंने मुझे न डांटा था और न मुझसे लड़ाई की थी और ना ही मुझे कभी बुरा भला कहा था, बल्कि वो मुझे हमेशा सराखों पर बिठा कर रखते थे। यही वजह थी कि मैं अभी भी उन्होंने मुझे बाहर से अंदर बुला लिया था। मेरा दिल बहुत ही खुश हो रहा था कि मेरे पति को अपनी गलती का फ़ौरन ही एहसास हो गया था, लेकिन अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मैंने जितने दावे से अपनी पति के सामने ये बात कही थी कि जब तक मैं सबूत इकट्ठा नहीं कर लूँगी तब तक मैं कोई बात नहीं कहूँगी, ये चीज़ मुझे अब और भी ज़्यादा परेशान कर चुकी थी। मैं काफ़ी देर इसी बारे में सोचती रही थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था कि हफ्ते वाले दिन मेरे पति और मेरे देवर की छुट्टी होती है, लेकिन मेरी ननद को कॉलेज जाना पड़ता है क्योंकि वे एक सरकारी कॉलेज में पढ़ रही है और हफ्ते में उसकी छुट्टी नहीं होती। क्यों ना उस रोज़ अपनी ननद का पीछा किया जाए ताकि पता चल सके कि वे कहाँ जाती है, क्योंकि मेरे पति और देवर हफ्ते वाले दिन देर से उठते हैं। यही वजह थी कि मैं उससे थोड़ा मस्त हो गई थी और गहरी नींद में सोने चली गई थी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा हफ्ते का इंतज़ार था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आखिर मामला क्या है, आखिर मेरी ननद करती क्या है जो उसकी वापसी पर ऐसी हालत हो जाती है। कई बार मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया था कि थकान की वजह से ऐसा हो जाता होगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत टफ होती है और पूरे लगातार 6 घंटे 7 घंटे कॉलेज में बैठना आसान बात नहीं होती। लेकिन उसका अकड़ कर कपड़े धोना, ये बात मुझे समझ नहीं आती थी और फिर उसके कदमों की लड़खड़ाहट भी बहुत ही कुछ बताने के लिए काफ़ी होती है। समय धीरे धीरे से गुजरता चला गया था और हफ्ते का दिन भी सिर पर आ चुका था।
मैं पूरी तैयारी के साथ जागी थी। मैंने सोच लिया था कि अपनी ननद को नाश्ता कराने के बाद मैं फ़ौरन उसके पीछे निकल पड़ूंगी, ताकि मुझे पता चले कि आखिर वह कॉलेज में ऐसा क्या करती है जो उसकी वापसी पर हालत ऐसी हो जाती है। मैं जानती थी कि मेरा मसला नहीं है, लेकिन मैं इस बात को मानती थी कि मेरा परिवार है। अगर मैं अपने परिवार की परवाह नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? अगर मेरा देवर, मेरे पति को इस बात का होश नहीं हो रहा कि उनकी बहन पीछे से क्या कर रही है, तो मैं इस बात को देखने वाली थी। मुझे पता करना था कि आखिर हमारी ननद कर क्या रही है। यही वजह थी कि सुबह सवेरे ही मैं जाग उठी थी और अपना पर्स वगैरह मैंने पहले ही किचन में रख दिया था, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अब उसके पीछे निकल सकूं। मैंने जल्दी उसके लिए नाश्ता बनाया था और अपने लिए भी नाश्ता बनाकर मैं पहले ही कर चुकी थी, ताकि मुझे बाहर आसानी में घूमने में ताकत मिल सके। मैं बाहर आई तो मेरी ननद जल्दी में निकलने की तैयारी में थी, लेकिन मैंने फ़ौरन ही उसके आगे नाश्ता रखा था और उसको देखते हुए बोली थी, कहाँ जा रही हो? पहले नाश्ता करो, उसके बाद जाना। जबकि वह फ़ौरन ही सिर ना हिलाते हुए बोली थी, नहीं भाभी, बहुत देर हो चुकी है, आज जल्दी क्लासेस लगनी है, मुझे जाना होगा। वह जल्दी से बोलकर बाहर निकल गई थी, जबकि मैं भी फ़ौरन किचन में आई थी और अपना पर्स एक तरफ को लटका कर उसके पीछे पीछे निकल चुकी थी। वे एक बस के ज़रिए जाती थी, जबकि मुझे उसके पीछे एक रिक्शा लेना पड़ा था। बस उसको कॉलेज के पास ही उतारती थी। एक लंबे वक्त की दूरी के बाद हम लोग मेरी ननद के कॉलेज पहुंच गए थे। मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं बुरी तरह से फंस ना जाऊं, लेकिन शुक्र था कि मैं अपने ननद के कॉलेज सुरक्षित पहुंच गई थी। मेरे सामने ही वह बस से उतरी थी और मैं समझी कि वह अब कॉलेज के अंदर जाएगी, मगर इससे पहले ही उसके पास 4-5 लड़के आए थे। मेरे होश ही उड़ गए थे कि ये सब क्या माजरा है। इन सब ने आते ही मेरी ननद को अपने गले से लगा लिया था और उसके साथ ही वे सब कॉलेज के अंदर चले गए थे। मेरा दिल बहुत ही अजीब सी हालत में मुब्तला हो गया था। ये सब क्या माजरा था, मेरी समझ से बाहर था। मैं भी फ़ौरन उनके कॉलेज के अंदर दाखिल हो गई थी। मेरे पति ने मेरी ननद का एडमिशन बहुत ही अच्छे कॉलेज में करवाया हुआ था। बेशक वह सरकारी कॉलेज था, लेकिन इस कॉलेज के देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। हर तरफ गहमा गहमी का आलम था। मेरी नज़रें अपनी ननद को ढूंढ रही थी। अचानक ही मेरी नज़र मेरी ननद पर पड़ गई, जो कोने में बैठी हुई थी। उसके पास वही 4 लड़के मौजूद थे जो उसके साथ बातें करने में व्यस्त थे। एक हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ था और तो दूसरे का हाथ उसकी जांघ पर मौजूद था, जबकि तीसरा उसके बालों में से खेल रहा था। वे सब इस तरह से एक दूसरे में डूबे थे कि उन्हें किसी की परवाह ही नहीं थी, जबकि मैं हैरान थी कि ये मेरी ननद क्या कर रही है। मैं चुपचाप एक तरफ बैठ गई थी। मेरा दिल अभी भी अजीब सी हालत में था। एक पल के लिए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि ये उसके दोस्त हो, और दोस्तों के बीच तो बेतकल्लुफ़ी होती ही है, मगर इतनी बेतकल्लुफ़ी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी थी। थोड़ी देर बाद ही क्लासेस लगने लगी थी और बच्चे अपनी अपनी क्लास की तरफ चले गए थे। मैं एक तरफ बैठी हुई अपनी ननद की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया था। मुझे अपने घर की भी परवाह हो रही थी कि न जाने मेरे पति क्या सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मेरी पत्नी कहाँ चली गई है। मगर अभी फ़िलहाल मैं अपनी ननद पर ही फोकस रखना चाहती थी, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी ननद पीछे से हमारे क्या गुल खिला रही है। थोड़ी देर बाद वे क्लासेस से बाहर आई थी, जबकि मैं फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी कि ये क्या माजरा है। अभी तो क्लासेस शुरू हुई थी, फिर उसका अचानक से बाहर आ जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वे बहुत ही एहतियात से चलकर दरवाजे के पास आई थी और चौकीदार को कुछ पैसे देकर बाहर निकल गई थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं फ़ौरन उसके पीछे ही आई थी। मैं भी बाहर आई हुई थी कि वे चारों लड़के फ़ौरन बाहर आ गए थे और उसके पास आकर खुशी का इजहार करने लगे थे। ये ज़्यादा संभावना थी कि लोग कहीं जाने वाले थे, मगर अचानक ही एक स्पोर्ट्स कार उनके पास आकर रुक गई थी। मेरा दिल और तेज़ी से धड़कने लगा था। मैं पास ही खड़ी हुई थी। मेरे ननद के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वे स्पोर्ट्स कार में बैठ गई थी, जबकि वे चारों लड़के भी उसमें बैठकर न जाने कहाँ की तरफ रवाना हो गए थे। मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने फ़ौरन ही रिक्शा रोका
और गाड़ी के पीछे लग गई थी। वे लोग कहाँ जा रहे थे मुझे कुछ पता नहीं था। अजीब से रास्तों से गुजरकर गाड़ी जंगल की तरफ रवाना हो गई थी। मेरा दिल और तेज़ी से धड़कने लगा था। मेरी ननद अपने साथ क्या करने लगी थी, ये कहाँ जा रही थी, मुझे कुछ पता नहीं था। एक लंबी दूरी के बाद गाड़ी एक अजीब से इलाके में ठहरी थी जहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने रिक्शा बहुत दूर रुकवाया था ताकि उन्हें बिल्कुल भी मेरी ज़ात पर शक ना हो। रिक्शा वाला भी मुझे शक की निगाहों से देख रहा था, जबकि मैंने उसे थोड़ी बहुत बातों के बारे में बता दिया था ताकि वे यहाँ से बाहर आ जाए। मेरी नन बाहर निकली थी, उसके पीछे ही वही चारों लड़के भी निकले थे और वे लोग मेरी आंखों के सामने ही झाड़ियों में चले गए थे। मेरा दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बंद हो चुका हो। मैं सांस लेना तक भूल गई थी। जो मैंने मंजर देखा था वे मेरी आत्मा को झंझोर देने के लिए काफ़ी था। रिक्शा वाला मुझे देखते हुए बोला था, बहन ये वाकई आपकी ननद है, ये तो बहुत छोटी लड़की है और ये लोग जिस जगह गए हैं यहाँ पर आपकी ननद के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। जबकि मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी, मुझे भी पता था कि झाड़ियों के अंदर जाने का नतीजा क्या होता है। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और रिक्शे से बाहर आकर रिक्शा का किराया उस आदमी को दिया था और अपने कदम झाड़ियों की तरफ बढ़ाए थे, जबकि वे रिक्शा वाला मेरे पीछे आता हुआ बोला था, आप अकेले ना जाए, कहीं खतरा हो, मैं आपके साथ चलता हूँ। वह आदमी काफ़ी उम्रदार था और बहुत ही अच्छा इंसान लग रहा था। मैंने उसके धन्यवाद किया और बहुत ही एहतियात से कदम उठाते हुए झाड़ियों के पास पहुँच गई थी। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। दिल किया कि मैं अपने पति को बताऊं कि मैं कहाँ पर हूँ। यही सोचकर मैंने एक छोटा सा मैसेज अपने पति को टाइप कर दिया कि अगर मैं घर वापस ना आऊँ तो इस जगह पर पहुँच जाना, क्योंकि मुझे अपनी जान भी खतरे में महसूस हो रही थी। मैं बहुत संभलते हुए अंदर दाखिल हुई थी और झाड़ियाँ हटाते हुए अंदर चली गई थी। और जब मैंने सामने का मंजर देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने जब आँखों से मीच ली थी, जो मैंने सोचा था वही हुआ था। मुझे अपनी नंद से घिन आ रही थी। वे उन लड़कों के साथ गलत और उससे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि वे खुशी से ये काम कर रही थी। मैं गुस्से से चिल्लाकर बोली थी, रानी ये क्या कर रही हो तुम? मेरी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वे सब एक दूसरे से घबराकर अलग हो गए थे और जल्दी जल्दी अपने आप को ठीक करने लगे थे। मैं अपनी नंद के करीब गई थी और एक तमाचा उसकी आंखों पर मारा था, जबकि वह बुरी तरह से बौखला गई थी और घबराकर वहाँ से भागने लगी थी। लेकिन मैंने फ़ौरन ही उसका हाथ पकड़ लिया था, जबकि वे चारों लड़के तो पल से वहाँ पर रफू चक्कर हो गए थे। मैं एक और थप्पड़ अपनी नंद के चेहरे पर मारती हुई चिल्लाई थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप भाई तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और तुम यहाँ पर ये सब कर रही हो। तुम्हें पता है इसका क्या खामियाजा होगा? तुम्हारी कितनी बदनामी हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो तुम्हें अपनी नंद कहते हुए भी घिन आ रही है, जबकि वे बुरी तरह से डर कर काँपना शुरू हो गई थी। मैं और कुछ कहती इससे पहले ही उसने मेरे पाँव पकड़ लिए थे और फिर जो बात उसने मुझे बताई थी वे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं वहीं अपना सिर थाम कर बैठ गई थी। वे कहने लगी कि ये काम वे नहीं करती थी, बल्कि वे तो बहुत ही सिंपल लड़की थी। कॉलेज जाती थी, कॉलेज से घर वापस आ जाती थी। मगर कुछ दिनों पहले उनका कॉलेज ट्रिप पर गया था, जहाँ पर वे भी गई थी। घर वाले राज़ी नहीं थे, मगर बहुत मुश्किल से उसे इजाज़त दी गई थी। ये बात तो मुझे भी मालूम थी। रिश्ते के दौरान ही मुझे पता चला था कि मेरी ननद घूमने के लिए किसी ट्रिप पर गई है। वहाँ पर उसका कहना था कि उन लोगों ने मेरा एमएमएस बना लिया था, यानी जब मैं कपड़े बदल रही थी तो उन लोगों ने मेरी एक छोटी सी वीडियो बना ली थी और मुझे बहुत ही परेशान किया था। वो वीडियो ये मुझसे ब्लैकमेल करने लगे थे। इस लोगों ने कहना था कि अगर तुम हमें खुश कर दोगी तो हम तुम्हारी ये वीडियो डिलीट कर देंगे। लेकिन इन लोगों ने मेरी वीडियो को डिलीट नहीं किया, बल्कि मुझे रोज़ाना ब्लैकमेल करके मेरा साथ गलत करते हैं। मैंने कई बार इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत की, मगर इन लोगों ने बाज ना आना था और ना ही ये लोग बाज आए थे। इसी वजह से मैंने चुपचाप अब सिर को झुका दिया है। ये लोग जो करना चाहते हैं मैं करने देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इन लोगों को मना करती हूँ तो ये लोग मुझे यही धमकी देते हैं कि अब हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारे बाप और भाई को भेज देंगे। और इस वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ।
आज भी इन लोगों ने मुझे यही बोलकर बुलाया था कि तुम जल्दी आ जाना, हम कॉलेज बंक करके झाड़ियों में ये काम करेंगे। ये बोलकर वे फूट फूट कर रोने लगी थी। ये बात तो हकीकत थी, जब से शादी हुई थी वे मुझे काफ़ी परेशान लगती थी, क्योंकि शादी के दिनों में जब मैंने उससे मुलाकात की थी तो वे काफ़ी खुश थी, मगर जब से मैं उसके पास आई थी तब से ही मैंने उसके चेहरे पर परेशानी और काफ़ी थकावट देखी थी। मैंने फ़ौरन ही उसे अपने घेरे में लिया था और उसके आंसू पोंछते हुए बोली थी कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों का बंदोबस्त कैसे करना है ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। ये बोलकर मैंने फ़ौरन ही अपने पति को फ़ोन किया था और उन्हें वहीं पर बुला लिया था। जबकि मेरी नंद बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मैंने अपने पति को धीरे धीरे हर बात बताई थी, जबकि वे बुरी तरह से भड़क उठे थे और अपनी बहन की तरफ गुस्से से लपके थे। मगर मैंने उन्हें संभाल लिया था और उन्हें देखकर बोली थी कि ये गलत है, आपको अभी अपनी बहन का साथ देना चाहिए। अगर घर के मर्द ही उनका हाथ पकड़कर पूरे कद से खड़ा नहीं करेंगे तो वे औरतें कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। मेरी बात मेरे पति को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई थी। उन्होंने फ़ौरन ही पुलिस में शिकायत की थी और उन चारों को पुलिस के हवाले कर दिया था। ये बात सच साबित हुई थी। इन लोगों ने मेरी नंद के एमएमएस बनाए हुए थे, जिसे हमने डिलीट करवाए थे और अपनी नंद की जान छुड़वाई थी। आज भी मेरी नंद मेरे आगे पीछे घूमकर मेरा शुक्रिया अदा कर रही होती है कि अगर आप उस दिन मेरा साथ नहीं देती, तो मेरा ख्याल नहीं करती, तो आज भी मैं इस नर्क जैसी ज़िंदगी का हिस्सा बनी हुई होती। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि जब आपकी शादी हो जाए तो अपने ससुराल को परिवार समझो, ना कि पति का घर। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।